Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is transcription. What is transcription? And we are going to learn about the transcription unit. What is transcription units? What are the component or parts of transcription unit? This topic is very important. Question has come from this part many times. In future also you may see the question from this part. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और साथ में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से कितने कंपोनेंट होते हैं, यही हम समझने वाले हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जनरली आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, कैसे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही हम सीखने वाले हैं। My name is Deepak Latter. I am going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic क्या है, देखो बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये हम समझने वाले हैं और साथ में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन, जैसे आपको पता है जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है सेल्स के अंदर, तो यहाँ पे एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, डीएनए डिपेंडेंट। तो टेम्पलेट क्या है, 3 to 5 डीएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसको शॉर्ट में आरएनए पॉलीमरेज तो बोल देते हैं बेटा, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, एग्जाम में आया हुआ है, जहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बहुत सारे ऑप्शन थे और राइट ऑप्शन क्या था, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसे बना दिए जाते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो इस तरह से ऑप्शन बन जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जो डीएनए से आरएनए बनाएगा, डीएनए इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि डीएनए टेम्पलेट है और बनता इससे आरएनए है। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड जो होगा 3 to 5 टेम्पलेट का काम करेगा, और जो आरएनए बनेगा किस डायरेक्शन में बनता है। तो जब भी डीएनए बने या आरएनए बने, डायरेक्शन हमेशा क्या होती है स्ट्रैंड की, 5 to 3। क्या होती है, 5 to 3। और ये भी किस पे डिपेंड करता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिलेटरिटी में, क्योंकि आपको पता है कुछ प्यूरिन और पाइमरेज जो होते हैं नाइट्रोजन बेस वो कॉमन होते हैं, एक्सेप्ट एक, किसको छोड़ के, यूरासिल। यूरासिल आरएनए में तो होता है और डीएनए में इसकी जगह थाइमिन होता है। तो इसका मतलब ग्वानिन यहाँ पे अगर होता है डीएनए में, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या आएगा, साइटोसिन, और साइटोसिन अगर डीएनए में है तो क्या आएगा, ग्वानिन आएगा। और अगर जैसे यहाँ पे एडेनिन है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या आएगा बेटा, यूरासिल। क्या आएगा, यूरासिल, क्योंकि थाइमिन नहीं होता आरएनए के अंदर। या फिर अगर यहाँ पे थाइमिन हो डीएनए में, तो आरएनए में क्या आएगा बेटा, एडेनिन आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट्री का रूल अप्लाई होता है। तो दोनों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे ही सिंथेसिस किए जाते हैं, प्रोसेस जो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए में तो क्या होता है, रेप्लिकेशन में ये चीज़ तो कॉमन होगी कि डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस सेम है, लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर दोनों स्ट्रैंड से रेप्लिकेशन होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही स्ट्रैंड जो है डीएनए का पार्टिसिपेट करता है, इसकी डायरेक्शन 3 to 5 है, उसी से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि आरएनए जो बनता है बेटा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो यहाँ पे क्लियरली आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कैसे जो है यहाँ पे एक ही सेगमेंट पार्टिसिपेट करता है। अब इसके बारे में एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों जो है दोनों स्ट्रैंड इस काम को नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, वही बोथ स्ट्रैंड जो है इस काम को नहीं करते हैं। मैं इसी बात को समझा रहा हूँ, देखो सिंपली आप समझो, एनसीईआरटी में आप पढ़ लेना इसको क्लियरली। क्या लिखा हुआ है देखो, अगर देखो यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, अगर दोनों से बनने लग जाए तो क्या होगा, दोनों से बनेगा तो 2 डिफरेंट टाइप के आरएनए एक ही सेगमेंट ऑफ डीएनए से बन जाएंगे। अगर 2 टाइप के आरएनए बन के जाएंगे तो 2 टाइप के प्रोटीन ट्रांसलेशन होने के बाद बनेंगे। अगर एक ही सेगमेंट से डीएनए से 2 टाइप के प्रोटीन बन गए तो सेल को चूज़ करने में ही बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्रेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए नेचर ने क्या किया, एक ही स्ट्रैंड से 3 to 5 से आरएनए बनाया, और एक ही आरएनए बनेगा तो उसे प्रोटीन भी एक ही बनेगा, तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी या कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी। दूसरी थ्योरी क्या कहता है, दूसरे साइंटिस्ट ने क्या बताया, अगर 2 यहाँ स्ट्रैंड डीएनए से 2 आरएनए बन जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हुए तो एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेंगे तो फिर वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डबल स्ट्रैंड आरएनए ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉम्प्लेक्सिटी और जो है बढ़ जाएगी। तो इसलिए नेचर ने शायद जो है एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही बनाना अभी तक सही समझा है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करके। तो ये इस पैराग्राफ में यहाँ समझाया हुआ था
मैंने ये पैराग्राफ आपको समझा दिया है कम्प्लीटली। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़ेंगे तो वही देखो मैं पढ़ देता हूँ। वाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन has the simple answer. First, if both strands act as template, they would code for the RNA molecule with different sequences. In turn, they code for proteins. The sequence of amino acid in the proteins would be different. Hence, one segment of DNA would coding for two different proteins. This would complicate the process of genetic information transfer machinery. Second, two molecules of RNA produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double-stranded RNA, and this would prevent RNA from being translated into proteins, and exercise of transcription would become a futile. फालतू की एक्सरसाइज हो जाएगी, इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे समझाया है हमें NCERT की बात को, उसको भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि इस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है पूरा NCERT पैराग्राफ। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब हम आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ऊपर। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो है जैसे RNA बनेगा बेटा, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका है बेटा इस तरह का कि बताओ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन सा पार्ट है या फिर कौन सा पार्ट नहीं है। क्या क्या आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में? प्रमोटर आता है, स्ट्रक्चरल जीन आता है और टर्मिनेटर आता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली 2 स्ट्रैंड हैं, एक 5'3', एक 3'5'। जो टेम्पलेट होता है बेटा उसकी डायरेक्शन क्या होती है? 3'5', क्योंकि जो नया RNA बनता है वो 5'3' बनता है, इसलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है? 3'5'। जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन है 5'3', उसको क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है? 5'3' बेटा। देखो यहाँ पे जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसका एक और नाम है सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड क्यों है? क्योंकि टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोडिंग, और कोडिंग का सीक्वेंस और जो RNA बनेगा बेटा, RNA का सीक्वेंस और कोडिंग का सेम होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सेंस। एक्सेप्ट एक चीज़ को अलग करते हुए, RNA में तो यूरासिल होगा और कोडिंग स्ट्रैंड में वहाँ पे क्या मिलेगा? थायमिन, क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड DNA का पार्ट है और RNA का पार्ट जो बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से उस RNA में यूरासिल आ जाएगा, वहाँ पे थायमिन नहीं होगा। इसलिए टेम्पलेट का एक और नाम क्या हो गया बेटा? एंटी सेंस। की कोडिंग का उल्टा हो गया, सेंस का उल्टा हो गया, इसलिए नॉन कोडिंग भी है इसका नाम, एंटी सेंस भी, इसलिए नाम है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? 3 to 5 days वाले को नॉन कोडिंग या एंटी सेंस बोलते हैं, जबकि हम 5 days to 3 days वाले कोडिंग बोलते हैं, सेंस बोलते हैं, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है। तो यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो प्रमोटर एक रीजन होता है जो कहाँ होता है, ये सब हम नेमिंग करने के लिए कहाँ प्रमोटर है, कौन प्रमोटर है, इसके लिए हम कोडिंग स्ट्रैंड का हेल्प लेते हैं। देखो टेम्पलेट में तो RNA बनाना है, उसका तो काम वो है, कोडिंग का रेफरेंस लेकर के हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो प्रमोटर कहाँ होता है? हमेशा 5 days एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। 5 days के जो है कोडिंग स्ट्रैंड जो होगा उसके 5 days एंड पे क्या मिलेगा आपको? प्रमोटर। क्या मिलेगा बेटा? प्रमोटर। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर वो रीजन है जहाँ पे RNA पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है। ये RNA पॉलीमरेज जिसको जानता है DNA पे, वो कौन सा पार्ट होता है? प्रमोटर। तो प्रमोटर से आके बाइंड करेगा और यहाँ से क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। जैसे आपने देखा था ना रेप्लिकेशन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वैसे ही प्रमोटर वो रीजन है जहाँ से ओरिजिन होगा ट्रांसक्रिप्शन का, और यहाँ पे आके कौन सा एंजाइम बाइंड करेगा? RNA पॉलीमरेज जो कि ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो प्रमोटर हमेशा क्या होता है? 5 days एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। 3 days एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे क्या होता है बेटा? हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 3 days एंड पे टर्मिनेटर रीजन होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। क्या होता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है और टर्मिनेटर रीजन। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 days एंड पे प्रमोटर है और 3 days एंड पे क्या होता है बेटा? टर्मिनेटर। हम यहाँ नेमिंग करने के लिए हमेशा किसको यूज़ करते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड को। तो कोडिंग स्ट्रैंड के कोडिंग ही हम बताते हैं कौन सा प्रमोटर कौन सा टर्मिनेटर। बीच वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल जीन, जहाँ से RNA का फॉर्मेशन होगा वो क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रमोटर से स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन और टर्मिनेटर पे स्टॉप होता है। बीच वाले जीन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सिस्ट्रोन। व्हाट इज सिस्ट्रोन? सिस्ट्रोन क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन का या DNA का वो सेगमेंट जो कोड करता है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। ये स्ट्रक्चरल जीन अगर RNA बना पाए और RNA से जो है ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड बन जाएं, तो ऐसा सेगमेंट क्या कहलाता है बेटा? सिस्ट्रोन। क्या कहलाता है? सिस्ट्रोन। तो ऐसा सेगमेंट स्ट्रक्चरल जीन का जिससे क्या हो जाए? कोड करने के बाद में RNA बन जाए और RNA से प्रोटीन बन जाए या पॉलीपेप्टाइड बन जाए। प्रोटीन के अंदर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं
और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं एमिनो एसिड के बीच में बनते हैं, इसलिए प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, पॉलीपेप्टाइड। तो सिस्टोन स्ट्रक्चरल जीन का या डीएनए का वो सेगमेंट है जो कि कोड करता है आरएनए के लिए और आरएनए से प्रोटीन बना पाता सक्सेसफुली। तो ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जिसके पास किसकी है, प्रोटीन बनाने की या पॉलीपेप्टाइड बनाने की, तो ऐसा सेगमेंट क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक टर्म आते हैं, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीसिस्टोनिक होता है और यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक, एक ही सिस्ट्रॉन काम करता है। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है बेटा, क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर इसकी और इसकी आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए, इसको यहाँ से यहाँ लगा दो और इसको यहाँ से यहाँ लगा दो, तो आपको पता है कि बेटा क्या हो जाएगा, अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो प्रमोटर इधर जाएगा तो टर्मिनेटर इधर आएगा, तो अब ट्रांसक्रिप्शन जहाँ प्रमोटर होगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो एक तरीके से फिर क्या हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे गया तो फिर ये स्ट्रैंड तो कोडिंग बन जाएगा, क्योंकि 5' एंड कोडिंग के 5' एंड पे हमेशा क्या होता है, प्रमोटर, और 3' एंड पे हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटर। तो इसलिए इनकी पोलैरिटी बदल जाएगी, फिर टेम्पलेट वाला तो कोडिंग बन जाएगा, कोडिंग वाला टेम्पलेट। तो प्रमोटर को और टर्मिनेटर को एक्सचेंज कर देंगे तो हमारी पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड बदल जाएगी। यही देखो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारी बातें। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा टर्मिनेटर। प्रमोटर कहाँ होता है, लोकेटेड टुवर्ड 5' एंड अपस्ट्रीम साइड में, हमेशा स्ट्रक्चरल जीन से पहले होता है, स्ट्रक्चरल जीन से अपस्ट्रीम साइड में, ठीक है। अपस्ट्रीम साइड मतलब ये वाली साइड, यहाँ स्ट्रक्चरल जीन है इससे पहले वाली, डाउनस्ट्रीम मतलब इसके बाद वाली। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, प्रमोटर 5' एंड पे। एडीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, जो ट्रांसक्रिप्शन करने आएगा आरएनए पॉलीमरेज, उसके लिए जगह कौन सी है, प्रमोटर, जहाँ पे आके वो बाइंड करेगा। तो प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड, ये हमने यहाँ पे सीख लिया है कि कोडिंग के 5' एंड पे हमेशा प्रमोटर होता है, और इसलिए जो है टेम्पलेट उसी को बोलेंगे या कोडिंग उसको बोलेंगे जिसके अकॉर्डिंग प्रमोटर हम देख पाएंगे। तो जैसे यहाँ 5' एंड होगा वो कोडिंग स्टैंड, और जहाँ इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, टेम्पलेट स्टैंड। टर्मिनेटर कहाँ होता है, लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ डाउनस्ट्रीम साइड में होता है, कोडिंग स्टैंड के बाद या स्ट्रक्चरल जीन के बाद आता है। इसका काम क्या होता है, यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को एंड करवाने में रोल प्ले करता है टर्मिनेटर, जहाँ पे आके ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन के अंदर लिखा हुआ है एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं, मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तो प्रमोटर। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस इसके पहले भी हो सकते हैं और कुछ इसके बाद भी हो सकते हैं। तो ऐसे सीक्वेंसेस जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन की तरफ भी रहेंगे, उससे प्रमोटर से पहले होंगे, ये सारे सीक्वेंसेस जो होते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं, ये रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। और इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा, जब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन समझेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कौन कौन से हैं। तो प्रमोटर के अलावा और रीजन भी होते हैं, वो कौन से रीजन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं डाउनस्ट्रीम साइड में प्रमोटर के या अपस्ट्रीम साइड में प्रमोटर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको ये समझाऊंगा। तो ये पॉइंट भी हमारा थोड़ा सा हमारा डिस्कस होगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है, बाकी पॉइंट ऑल रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद द कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में सारा यहाँ पे जो है हम नेमिंग करते हैं। तो टेम्पलेट स्टैंड से आरएनए बनता है, कोडिंग स्टैंड नेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 5' एंड पे प्रमोटर होता है, इसके कोडिंग के 3' एंड पे हमेशा टर्मिनेटर होता है। जो कोडिंग स्टैंड इसको सेंस स्टैंड बोलते हैं और इसको नॉन टेम्पलेट बोलते हैं, जबकि 3' to 5' वाला हमेशा टेम्पलेट होता है जिससे आरएनए बनता है, और इसको नॉन कोडिंग या एंटी सेंस स्टैंड बोला जाता है। और सिस्टोन क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं, और जैसे मैंने एग्जाम में बताया क्या क्या पॉइंट एग्जाम में आए हैं, वो सब बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया बेटा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ मुझे कैसा आपको लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अगर चैनल पे नए चलेंगे सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।